डीएपी यूरिया कंटिन्यू अगर करते गए हैं तो आने वाले कुछ सालों में हमको खुद दिख जाएगा कि हमारी ज़मीनें पूरी तरह से लगभग बंजर की तरह हो जाएगी। ज़मीन की जो कंडीशन है आज की कि जो ज़मीनें ये यूरिया और डीएपी से जो ज़मीनें बहुत एकदम हार्ड हो गई है, ज़मीन को अगर आज एक लग रही है आप और बढ़ा के दोगे तो वो चीज़ें उसको और बढ़ती लगती जाएंगी और इससे लागत भी बढ़ेगी। बजाय उसके अगर ज़मीन को सुधारेंगे, हमारा प्लाट है इसमें हमने ऑर्गेनिक साथ में सेमी ऑर्गेनिक करा है, तो इसमें हमने अभी तक 13 हार्वेस्टिंग ले ली है और साथ में अभी हमारा ऐसा अनुमानित अंदाजन है कि हम इसमें 4 से 5 हार्वेस्टिंग अभी और लेंगे। इसमें किसान भाई सिर्फ आजकल 5 से 6 तुड़ाई में ही उनका काम हो जाता है। करेले में बहुत कम तुड़ाई हो रही है। ये तो 10 साल पहले वाली बात हो गई कि आप 13 से ज़्यादा तुड़ाई ले रहे हैं। हमारी फसलों की क्वालिटी अच्छी है कि जो प्रोडक्ट्स है तो वो डायरेक्ट तो उनके बिग बास्केट और इनमें जा रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उनकी डिमांड भी अच्छी है। डायरेक्ट वेंडर से जुड़ रहे हैं, उनको मंडी में भी नहीं जाना मंडी में भी नहीं जाना पड़ रहा है, लड़ने तो के लिए भाव के लिए भी कंपटीशन नहीं लड़ना पड़ रहा है। इंसेक्टिसाइड वगैरह इनके स्प्रे हमको रिपीट जैसे 10 से 12 दिन में करना ही पड़ता है, तो वो हमारे बढ़ के 16 दिन 17 दिन 20 दिन ऐसा भी चले जाता है। जीवामृत यूज़ करने से हमारी फसलों की इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी फसलों को इंसेक्टिसाइड से लड़ने की शक्ति ज़्यादा मिलती है और हमारी फसलों में इंसेक्टिसाइड्स का खर्च कम होता जाता है। तो हम किस प्रकार से जीवामृत बना सकते हैं जो कि हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं घर पर ही? जीवामृत बनाने के लिए मैम सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं तो सारे अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वही यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें छाछ का यूज़ करते हैं। अगर हम महेश्वर या खरगोन जिले की बात करें, वहाँ पे किसान सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन अब ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे आ गए हैं। उन फसलों के बावजूद आने पर भी उनका उत्पादन नहीं मिल रहा है। नमस्ते, स्वागत है आपका सीकेसी के नए एपिसोड में। किसान भाइयों, हम हमेशा सोचते हैं खेती में पैसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही तीन घर हैं, तो आप देख सकते हैं खेती में कितना पैसा है, लेकिन उस पैसे को खेती में किस प्रकार से हम पैसा कमा सकते हैं उसका हमें मेथड आना चाहिए। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर निशांत पाटीदार जी, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अपने पूरे गांव में एक मिसाल की तरह हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को देख के हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मार्केट में इतनी मेहनत के बाद दाम नहीं मिलेगा। लेकिन आपका इन सारी चीज़ों का आज सवाल मिलने वाला है। ये पॉडकास्ट 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको पता चलेगा किस प्रकार से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घर पे ही बना सकते हैं जो कि कम खर्च में और हम घर पर ही जो भी सामान उपलब्ध है उनसे बना सकते हैं। और ये सारे सवालों का आज आपको जवाब मिलने वाला है। साथ ही साथ लास्ट में आपको पता चलेगा करेले की खेती हम किस प्रकार से कर सकते हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही हम मोटिवेट रहें और आपके लिए ऐसी नई नई कहानी लाते रहें। और आपको भी लगता है कि आपकी कहानी मुझे इस प्रकार से कवर करनी चाहिए, तो नीचे दी गई मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका सीकेसी में। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में? जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज मुझे बिल्कुल उम्मीद है ये पॉडकास्ट के बाद काफी किसान भाई इंस्पायर होंगे और ऑर्गेनिक खेती और सेमी ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने के लिए बहुत इंस्पायर होंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने किस तरह सोचा कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए, सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप कर रहे हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं ज्यादातर फार्मर ट्रेडिशनल फार्मिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं, केमिकल फार्मिंग ही करते हैं, क्योंकि एक वो सिंपल प्रोसेस है और ज्यादा से ज्यादा लोग वही कर रहे हैं। तो आपका क्या इंस्पिरेशन रहा बेसिकली? मैम, जैसा हमारा इंस्पिरेशन ये रहा कि हम जैसे जैसे केमिकल्स यूज़ करते जाते हैं, एक तो क्या है कि जो हमारी ज़मीनें हैं तो ज़मीनें सबसे ज़्यादा बंजर होती जाती है। ज़मीनों में क्या है कि एकदम जो ऊपर की सतह है वो एकदम कड़क हो जाती है, जिस वजह से ना तो हम जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं कल्टीवेटर रोटावेटर वो ना ठीक से लग पाते हैं और ना हमारे खेतों में वैसी जान रह पाती है इन सबको यूज़ करने के बाद। कि जैसे जैसे पुराने समय में हमारे जो दादाजी वगैरह हैं वो जैसे गोबर खाद डालते थे तो पहले की ज़मीनें एकदम ऐसी भुरभुरी हुआ करती थी, जिस वजह से कि एकदम बहुत ज़्यादा हमें ना पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता था, ना फसलों को चलने के लिए कुछ ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती थी, फसलें अपने आप ग्रो करती थी। पर जब से ये हम केमिकल्स यूज़ करने लगे हैं, ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे हैं, तब से क्या है कि ज़मीनें बहुत कड़क हो गई और खर्च फिर इन चीज़ों से खर्च भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही है, तो लागत तो हमारी बढ़ती हाँ, जा रही लागत है। बढ़ती जा रही है और फिर जो ये है कि हमारे जो खर्च कम होने चाहिए वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और फिर लागत बढ़ती है और अगर सही समय पे फसल बिगड़ गई तो हमारे क्या है कि जो लगाया पैसा है वो आय भी वापस नहीं आ पाती है।
तो उस वजह से हमने सोचा है कि क्यों ना इसको एक नए तरीके से, जब गोबर खाद इतना असर कर सकता है तो हम सब ने देखा ही है कि वर्मी कंपोस्ट के और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है। बिल्कुल, यूथ आएगी एक अलग माइंडसेट के साथ आएगी तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कुछ डेवलपमेंट तो होगा ही। और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं खेती की मिट्टी की कंडीशन बिल्कुल दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिसके कारण हम शायद आने वाली पीढ़ी को हम खेती दे पाएंगे कि नहीं ये हमें पता नहीं है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक खेती करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत है। ही इम्पोर्टेंट तो है। अभी जैसे अभी आपने स्टार्ट किया, तो अभी स्टार्ट करने पर आपको सबसे पहले क्या उसमें चैलेंजेस आए? जैसे कि सबसे आपको नॉलेज का आया, कि आपको पैसे की कुछ दिक्कत आई, या लोगों की सोच की वजह से दिक्कत आई? तो क्या आपको ऐसे चैलेंजेस रहे? लोगों की सोच की वजह से दिक्कत आती है मैम, क्यों हर किसी को समझाना, एक अगर एक नई इससे हरित क्रांति जैसे कहते हैं, एक नई चीज लाने के लिए लोगों के दिमाग में डालना, वो बहुत ये है। हर कोई क्या चाहता है कि अपने खेत में बस डाले और पक जाए। वो क्या है कि उस चीज के पीछे मेहनत करे, ज्यादा मेहनत नहीं चाहता है, कि कम मेहनत में और सीधा काम हो जाए, वो आज सबको चाहिए। बिल्कुल। तो ये उस वजह से हमको कुछ दिक्कत है, इस वजह से भी आई है। और फिर कुछ चीज़ें क्या है कि प्रॉपर नॉलेज, तो क्या है कि पढ़ने से हर चीज़ का नॉलेज नहीं मिल पाता है। जब तक आप फील्ड में उतर के खुद काम नहीं करोगे, तब तक आपको उस चीज़ के प्रति वैसा ये नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे शुरुआत में हमको ऐसी कुछ परेशानियां आई थी कि कुछ हमको नॉलेज नहीं था कुछ चीज़ों का। हमको क्या है कि हम जब फील्ड में उतरते हैं तो हर चीज़ का एक हमको ये ढूंढना पड़ता है कि कैसे हम उस काम को और आसान बना सकते हैं, कि बिल्कुल। जिस वजह से हमारी लागत कम हो, हमारा खर्च कम हो। हमको जो और नए खर्च लग रहे हैं तो हम उसको कैसे कैसे कम कर सकते हैं, वो क्या है कि करते करते हमको पता चलता है। बिल्कुल। आप एक एमबीए एजुकेटेड फार्मर हैं और फिर भी आप खेती में आ रहे हैं, और लोग सोचते हैं खेती में पैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? मैम ऐसा नहीं है, ऐसा अगर जो कर रहा है उससे पूछा जाए तो हाँ, उस चीज़ में ऐसा लगता है कि यार शायद नहीं है। पर क्या है कि हम अगर ये जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, वो अगर कोई जिसके पास अगर कम ज़मीन हो और वो अगर ट्रेडिशनल क्रॉप्स करता है, तो वो चीज़ केवल एक क्या है कि आप एक अपना रोटेशन चला सकते हो, एक घर चलाने जैसा है। आपको क्या है कि क्रॉप्स में भी थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, एक समय के साथ अगर चलते जाएंगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि मैम नहीं है। पर अगर आप थोड़ा चेंज करते हैं, क्रॉप्स में चेंज करते हैं और थोड़ा अपने करने के तरीके में बदलते हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि इसमें खेती में पैसा ये नहीं है, पैसा नहीं है या ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल, किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल फार्मिंग को ही चूज़ कर रहे हैं और उसको ट्रेडिशनल फार्मिंग को ही जा रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर वो दूसरे क्रॉप्स को भी डालेंगे, जैसे कि हाँ। अभी आप हल्दी की खेती कर रहे हैं और हम्म। बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हम्म। तो उस तरीके से अगर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फसल वो यूज़ करेंगे और लगाएँगे, तो हो सकता है कि उनकी अच्छी आमदनी बने। आमदनी बने मैम। और और क्या बोलते हैं, मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि जैसे अब देखिए, अब हम सोयाबीन या कॉटन फसल पे जाते हैं, तो वो साल भर की एक फसल है, उसका आएगा पैसा, कब आएगा हमें नहीं पता है। लेकिन हम वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो उसका पैसा हमें जल्दी आ सकता है। ये बात सही है कि नहीं? सही है मैम। एक सोयाबीन की फसल को हम देखते हैं तो ज़्यादातर किसान सोयाबीन लगा के एक उसको खेत को 4 से 6 महीने के लिए बस छोड़ने जैसा काम है, कि आप लगा के उसको छोड़ दो। समय पे मौसम साथ देता है नहीं देता है, उसके बाद उसका उत्पादन क्या मिलता है, उत्पादन के बाद भाव भी रहता है। तो राइट। एक बीघा पे एक अनुमानित देखा जाए तो मैम सोयाबीन की फसल में 10 से 12 हज़ार प्रति बीघा का खर्च ही आता है। उसके बाद अगर फसल का सही समय पे सही भाव नहीं मिलता है, तो वो लागत वगैरह सब जोड़ के अगर किसान को सही उत्पादन नहीं मिल पाता है, तो मैम बिल्कुल। उसकी लागत भी नहीं निकलती है। और ये ऐसी फसलें हैं कि मैम एक समय पे 1 से 45 से 50 दिन में जो वेजिटेबल्स की फसल है, ये इनमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। पर ये ऐसी फसलें हैं कि अगर 45 से 50 दिन भी अपन मेहनत कर ली है, ओके। तो इसका 45-50 दिन के बाद से इसमें रिटर्न आना वापस शुरू भी हो जाता है। और ये ओके। सारी ऐसी फसलें हैं, सोयाबीन जैसी ये सारी फसलें ऐसी है, कपास जैसी, कि इनको लगा दिया है तो आज से 4 महीने बाद इनमें आना शुरू होगा। राइट। और इनमें और ये पता भी नहीं है कि पता प्राइस भी नहीं कि मिलेगा कि नहीं, आएगा नहीं सही प्राइस आएगा, मिलेगा कि प्राइस नहीं। मिलेगा नहीं मिलेगा, मौसम साथ नहीं देता है, तो मैम फसलें बहुत बिगड़ जाती है। बिल्कुल। स्टार्ट किया तो आपके क्या चैलेंजेस रहे? जैसे कि हम मानते हैं सबसे पहला क्या मेन चैलेंज रहा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती एक आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो आपके क्या चैलेंजेस रहे? सबसे शुरुआत में तो नॉलेज गेन करना ही रहा इस चीज़ के प्रति, कि किस चीज़ की ज़रूरतें पड़ती है, किस तरह से हमें तैयार करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा।
ओके। और उसमें क्या-क्या उसको बढ़ाने के लिए हर चीज़ को मतलब अगर हम करते हैं उससे फ़ायदा मिलता है। हमने पहले भी हमने बुला के करा था, तो हमें उस चीज़ से फ़ायदा मिला। तो उस चीज़ में खुद खर्च बढ़ाने की बजाय अगर हमारे पास वो चीज़ों की सुविधा है, तो वो हुँ। चीज़ हम खुद भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ें जब हमको पता डाल के देखा हमने कि हाँ, इस चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, ओके। तो वो चीज़ फिर हमने शुरू करी। उसका थोड़ा-सा हमने नॉलेज लिया यहाँ-वहाँ से कि जो कर रहे हैं, हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, हमारे आस-पास अगर कोई कर रहा है, तो उससे हमने वो जानकारी ली कि हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे गाँव में इतने पशुपालक नहीं हैं कि जिस वजह से हमको गोबर पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ओके। तो हमें पड़ोसी गाँव से लेना पड़ता है गोबर। वहाँ पे जो अच्छा। जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पशु है, उनसे लेना पड़ता है या तो गौशाला से लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो उनसे ला के उसको ला कर के बेड बनाने का काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद सबसे मेन उसके लिए जो हमें केंचुए लगते हैं, हुँ। तो केंचुए की जो हमारे देसी केंचुए उनसे वो नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको हाँ, केंचुए मैंने देखा बुलाने जैसे कि पड़ता आप है। वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं हाँ, अपनी खेती में। हाँ। तो सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंजेस आपको यहाँ तक का नॉलेज का लगा और फिर मुझे लगता है रॉ मटेरियल का भी रॉ लगा शायद। मटेरियल का भी लगा कि फिर केंचुए भी हमें ओके। ज़्यादा मात्रा में बुलाने पड़े। अगर एक थोड़ी-सी ज़्यादा हुँ। मात्रा में हम बनाना शुरू करते हैं, जितने ज़्यादा केंचुए होते हैं, उतना जल्दी हमारा प्रोडक्शन बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो केंचुए हमें बाहर से लेना पड़े, इम्पोर्ट करना पड़े। ओके। केंचुए लेने के बाद फिर हमने उसको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, तो जैसे कि जैसा-जैसे करते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे पास हुँ। नॉलेज आता है वो तो और है ही बिल्कुल। देखते-देखते वैसे-वैसे हमको पता चलता जाता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस रहे हैं जो हमको समय-समय पे करते-करते हमको उस चीज़ का कुछ अल्टरनेट हमने बनाया कि यार अपन ये कर सकते हैं तो अपना काम और आसान हो जाएगा। फिर और कुछ ऐसा अलग कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हम पाइप से पानी देने के लिए हमको रोज़ एक लेबर लगता था या हम खुद पानी देते थे, उसको रोज़ हमें हुँ, पानी हुँ। देना पड़ता था। आज हमने वहाँ पे रेन पाइप लगा दिए हैं, जिस वजह से हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस पानी चालू करके रेन पाइप चालू कर दो, तो ओके। पानी का काम अपने आप हो जाता है, समय-समय पे बदलना पड़ता है। तो ऐसे करते-करते जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, वो तो वैसे-वैसे हमको जैसे-जैसे नॉलेज मिलती जा रही है उस जैसे-जैसे हम चीज़ की। आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे तो अगर किसी को ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी है, तो शुरुआत से ही हम अगर करना चाहें, तो क्या करना चाहिए हमें? किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती? मैम सबसे पहले तो हमें अपनी ज़मीनों को सुधारना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें जो हम मैन्योर डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी इन सब का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हर वो समय हम देखते हैं कि धीरे-धीरे अब हम उसकी ज़रूरत बढ़ाते जा रहे हैं हुँ, कि हुँ। पहले आधी आधी बोरी से 1 बोरी से अब किसान ऐसे भी है कि 2-2 3-3 बोरी प्रति बीघा देने लग गए हैं। कि फसलों में क्या है कि मैम ज़मीनों में वैसी जान नहीं रही। जितना हम डालते हैं ज़मीनों में उतना ही बस वो हमको दे पाता है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़मीनों में बहुत कम होती जा रही है। तो उस वजह से हमको सबसे पहले हमारी ज़मीनों को सुधारना पड़ेगा, जहाँ से हमारी फसलों को वो मतलब नेचुरली ताकत मिलेगी कि उन्हें हमें दूसरे फर्टिलाइज़र्स कम डालने पड़ेंगे और ये फर्टिलाइज़र ओके। ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और दूसरा फिर क्या है कि मैम जो भी हम ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो हमारी ज़मीनों में डालते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है कि हमारी ज़मीनों को भुरभुरा बनाता है। जो हमारी ज़मीनें आज ये सारे डीएपी, यूरिया यूज़ कर के जो हमने इनको हुँ। इतनी कड़क बना दी है, तो ये सारी ज़मीनें फिर से नरम होने लगती है। और इसमें दूसरा फ़ायदा ऐसा है कि जो हमारा ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट डालने से ऐसा काम है मैम कि जो केंचुए रहते हैं, और केंचुए तो आपको पता है कि किसान का सबसे बड़ा दोस्त केंचुआ ही होता है। बिल्कुल, यहीं से हम शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारी ज़मीनों को हमको सुधारना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें एक-एक स्टेप आगे बढ़ता जाना पड़ेगा। लेकिन अभी सभी ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग के मतलब से केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। जैसे आपने बताया डीएपी, यूरिया सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर वो एकदम से ऑर्गेनिक पे जाएँगे, तो उनको उत्पादन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? मैम एकदम से तो हम पूरा बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमें धीरे-धीरे करना पड़ेगा। अगर लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे हम भी केमिकल ही यूज़ करते थे, पर जब हमने उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करा, तो थोड़ा-थोड़ा अब हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है। जैसे हम अगर वो चीज़ें डाल रहे हैं हमारे खेतों में, तो हमको ये जो पेस्टिसाइड है, इनकी ज़रूरत कम पड़ रही है। डीएपी, यूरिया है, हमको ये उतनी मात्रा में नहीं डालना पड़ रहा है कि ओके। मतलब अगर डाल भी रहे हैं, तो हमको बहुत कम मात्रा में ऐसा ही लगता है कि यार हुँ, यूज़ हुँ। डालना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं ओके। चीज़ों में नेचुरल में क्या है कि ज़मीन भी सुधर रही है अपनी, और दूसरा फिर पौधों की जो ज़रूरत की ये है, वो भी सारे गुण मिल रहे हैं। तो वहाँ से हमको ज़्यादा ये तो हो आप रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कर रहे हैं कि सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं? मैम हम सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। ओके। तो सेमी ऑर्गेनिक करने का आपका क्या रीज़न है? मैम सेमी क्यों ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरी तरीके से हम लोग नहीं जा सकते? मैम ऑर्गेनिक में हम पूरी तरह से जा सकते हैं, पर उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पेस्ट कंट्रोल होता है वो हुँ। ऑर्गेनिक में हो पाना बहुत मुश्किल है मैम आज के समय में।
कि हम ऑर्गेनिक तरीके से हमने ट्राई करा है, पर हम पेस्ट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल नहीं होते हैं। दूसरी ओके। चीज़ों के लिए हम जो जीवामृत हमने हमारा खुद बनाया है, हम जीवामृत का स्प्रे करके इसमें पेस्टिसाइड का जो खर्च है वो हम घटा लेते हैं, कि हमको जितने स्प्रे लग रहे हैं हम स्प्रे की मात्रा हमारी कम हो जाती है। हम अगर एक स्प्रे इसका दे रहे हैं, केमिकल का दे रहे हैं, तो एक हम जीवामृत का देते हैं। इस वजह से हमारे क्या है कि मैम पौधे ओके। की ये भी अंदरूनी शक्ति भी बढ़ती है और पौधा इम्यूनिटी भी अच्छा इम्यूनिटी रहता है। अच्छी रहती है, जिससे हमारे पास क्या है कि उसमें इंसेक्टिसाइड का खतरा कम आता है। तो ओके। हमको इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड जो ये केमिकल स्प्रे है ये हम्म। हमको कम लगता है, मतलब बिल्कुल। अनुमानित जितने लगने चाहिए उस हिसाब से हमको कम लग रहे हैं। अच्छा, तो आपकी लागत कम लग रही है। अगर हम ऑर्गेनिक जाते हैं ऑर्गेनिक तो पे जैसे जाते हैं। किसानों का मानना है कि हम ऑर्गेनिक गए तो उनको ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि उनकी लागत कम हो जाएगी। हाँ मैम, लागत कम हो जाएगी उसमें। जैसा शुरुआत में अगर पूरी तरह से ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो मैम उस चीज़ को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और उस चीज़ के प्रति खर्च भी करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में पूरी तरह से ऑर्गेनिक पे जाने की बजाय ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप धीरे धीरे सेमी ऑर्गेनिक करके फिर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े, कि ओके। हम जीवामृत का यूज़ करें। जीवामृत यूज़ ओके। करने से हमारी फसलों की इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी फसलों को इंसेक्टिसाइड से लड़ने की शक्ति ज़्यादा मिलती है और हमारी फसलों में इंसेक्टिसाइड्स का खर्च कम होता जाता ओके। है। जितना ज़्यादा हम उस पे स्प्रे करते हैं, हमें खुद हमारे विजिबल रिजल्ट्स हमारे देखे गए हैं कि हमने खुद भी यूज़ करा, दूसरों को भी यूज़ करवाया, तो उन्होंने खुद को भी वो चीज़ें अच्छी लगी कि यार इन चीज़ों से अगर फ़र्क पड़ रहा है। और तो सबसे क्यों नहीं ज़्यादा यूज मैम करना ये है चाहिए? कि इन चीज़ों में उतनी लागत नहीं आती है, हम्म। जो ये हम जीवामृत बनाते हैं इन चीज़ों में उतनी लागत नहीं आती है जितना ओके। हमको बाहर से केमिकल की प्राइस तो अभी पड़ती आपने है। जैसे बताया कि आप जीवामृत यूज करते हैं, तो इसको कब यूज करना चाहिए? मैम जीवामृत को तो आप शुरू से यूज़ कर सकते हैं, इसको ओके। ऐसी कोई ये नहीं है। आप बाय रूट भी दे सकते हैं, अगर आपके पास ड्रिप है तो आप बाय रूट चला सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप का नहीं है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में भी अगर आप देते हैं तो ये मतलब ऑर्गेनिक चीज़ तो ऐसा है मैम, आप जितना पौधे को दोगे उतना उसको गुण ही करेगा, उसको अवगुण नहीं करेगा। आप जितना भी डालोगे, जितनी मात्रा में डालोगे, वो पौधे को फायदा ही पहुंचाता है। वहीं अगर केमिकल देखते हैं तो अगर केमिकल ज़्यादा मात्रा में चले जाता है तो पौधे को नुकसान पहुंचा देता है। पर एक ये ऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी है कि ये पौधे को जितना भी मिलेगा, ये पौधे को ज्यादा भी जी, हो गया तो कोई कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है इस चीज़ उसको से। अच्छा ही अच्छा बेनिफिट ही ही मिलेगा। बेनिफिट ही मिलेगा उससे, ओके। उस चीज़ से कभी उसको नुकसान नहीं। हम खरपतवारों का किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक वे में जा रहे हैं तो? मैम खरपतवारों का नियंत्रण कर पाना एक सबसे मुश्किल ये है। एक ओके। तो अगर अच्छा है, अगर आप इनमें जा रहे हो, अगर वेजिटेबल्स में जा रहे हो, तो खरपतवार को जो सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल है कि हम मल्चिंग यूज़ करें। ओके। मल्चिंग का यूज़ करना आज बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर हम मल्चिंग का यूज़ करते हैं तो एक तो हमारे जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स है इनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, और दूसरा जितना कम खरपतवार उगते हैं हमारी फसलें उतनी ज़्यादा अच्छी चल पाती है। जितना उस फसल को खुला मिलेगा वो उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी बजाय इसके। तो एक हमारे पास है कि हम मल्चिंग पेपर यूज़ करके हर्बिसाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा है कि अगर हमारे पास जैसे पुराना अगर ये है निंदाई गुड़ाई तो मैम लगभग हर चीज़ में करवानी पड़ती है। ओके। पर एक ये मल्चिंग का जो है ये यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा अगर हमारे पास बेल वगैरह है तो उनको यूज़ करके हम इन फ्लोइंग चीज़ों करवा का, सकते हैं। हाँ, इन चीज़ों से हम हर्बिसाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अगर फसल बड़ी हो जाती है, हम्म। एक सबसे ज़्यादा मैम हर्बिसाइड्स ग्रो कब करते हैं, जब फसल छोटी होती है। जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती है तो हर्बिसाइड्स को क्या है कि मैम धूप नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो ग्रो भी नहीं करते हैं और चल भी नहीं पाते हैं। तो एक हमें उस समय तक उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। सबसे मेजर चैलेंज जब हमारी फसल छोटी होती तब हमें आता है। हाँ। तो उससे हम, आप जैसे बता रहे हैं, हमें ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करने चाहिए, जैसे हाँ। निराई गुड़ाई वगैरह, हम्म। या बैलों का यूज करना चाहिए, या तो हमें मल्चिंग पेपर पर जाना मल्चिंग पे चाहिए। जाना तो चाहिए। सबसे ज्यादा इफेक्टिव मल्चिंग है। मल्चिंग है, अगर लागत हमको कम करनी है हमारी तो मल्चिंग हमारे लिए सबसे सही ऑप्शन है। ओके। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मल्चिंग का खर्च एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, पर अगर एक अनुमानित देखा जाए तो मैं मल्चिंग लगाने से जो हमारा निंदाई गुड़ाई के लिए या इन हर्बिसाइड्स का और ये सब खर्चा जोड़ते हैं तो ये वो सारा लगभग बच जाता लगभग है। हमें उसके ठीक आसपास ही पड़ता है। तो इस वजह से हमारी खेत भी सुरक्षित रहता है, हर्बिसाइड से बचता है। और मैम दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जहाँ पे फसल लगी है, अगर वहाँ पे हर्बिसाइड उगता है तो जो हमने हमारे इनमें जो ज़मीन में हमने फर्टिलाइजर्स डाले हैं, जो भी कुछ डाला है, तो वो हर्बिसाइड्स भी उस चीज़ को टेक कर रहा है, वो भी खुद भी ले रहा है, वो खुद की ग्रोथ
वो खुद भी ग्रो कर रहा है उस चीज़ से, और वो हमारे फर्टिलाइजर्स वो भी यूज़ कर रहा है। अगर ओके। हर्बिसाइड्स नहीं होते हैं तो पूरी तरह से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले हैं, फर्टिलाइजर डाले हैं, वो केवल हमारे पौधे को ही लगेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बिल्कुल सही बात है। सारा सब कुछ पौधों को ही जाएगा अगर हर्बिसाइड नहीं होंगे, क्योंकि हर्बिसाइड्स वही नहीं होंगे। सबसे मेजर उसका दुश्मन है, अगर हम बोलें तो। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप सब्जियों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती में सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है पेस्ट और वायरस अटैक की, तो उसके लिए आप किस तरीके से उसका प्रिकॉशन लेते हैं? मैम पेस्ट के लिए तो खुद से करने की बजाय मैम जो जिन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, उन चीज़ों उनको बुला के जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, कि हुँ, हमारे यहाँ पे मैम कुछ आते हैं एक्सपर्ट्स जो हमको ओके। बताते हैं कि किस तरह से हमको क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना है, किन चीज़ों को रोकथाम करना है। हमको बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं मैम जिनको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, हुँ, दुकान पे जाके दुकान वाले से बात करके कह देते हैं कि भैया हमारे पास ये समस्या है। अब दुकान वाला उसको जो भी चीज़ दे देता है, ए टू जेड जो भी दिया है बस उसको उसको लाके यूज़ छींट करते हैं। देना। उसको कुछ भी नहीं पता है कि हमारी फसल में क्या हुँ, समस्या है, क्या तकलीफ़ें हैं, हम क्या किस तरह से उसका क्योर कर सकते हैं। तो मैम इस चीज़ के लिए सबसे पहले उस चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए कि हम क्या करें। तो हमें क्या है कि हम कुछ को ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो हमको सही तरह से ये करते हैं, जिस वजह ओके। से हमको सही पौधे के लिए सही दवा भी मिलती है। और दूसरा फिर हम मैम ऑर्गेनिक चीज़ों का जैसे कि जीवामृत का स्प्रे करते हैं तो खुद पौधे की इम्यूनिटी ऐसी रहती है कि जो स्प्रे को खुद घटा देता है, कि स्प्रे की ज़रूरत कम कर देता है पेस्टिसाइड्स की। ओके, तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे जाएँ, तो हम किन-किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? मैम ऑर्गेनिक पे जाते हैं तो एक जीवामृत है, एक अपना वर्मी कंपोस्ट है, और इसी तरह से वर्मी वॉश है। एक वर्मी ओके, वॉश है तो एक वर्मी वॉश का हम ये तो 3 इन चीज़ों तीनों का चीज़ों है। का आप यूज़ करते हैं। तो हाँ, आइए हम समझते हैं किस प्रकार से आप उसको मनाते हैं थोड़ा। ठीक है मैम। आपके लाइव साइट पर ही चलते हैं। तो हम किस प्रकार से जीवामृत बना सकते हैं जो कि हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं घर पर ही? जीवामृत बनाने के लिए मैम सबसे पहले हम जो यूज़ करते हैं तो हम सारे अपने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वही यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें छाछ का यूज़ करते हैं। ओके, छाछ के बाद इसमें आप गोबर। क्वांटिटी भी बताते जाइए कि कितनी छाछ या कितना गोबर क्वांटिटी वगैरह हम लेना है? मैम इसमें 15 लीटर छाछ लेते हैं, ओके, 10 किलो गोबर लेते हैं, 10 लीटर गोमूत्र लेते हैं, हुँ, 5 किलो गुड़ लेते हैं। ओके, गुड़ के साथ में हम 3 से 4 किलो बेसन लेते हैं, दाल का जो बेसन आता है वो लेते हैं। और कुछ भी 4 से 5 किलो पीपल के नीचे की पीपल के पेड़ के पास में जो मिट्टी रहती है, ओके, उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें गुड बैक्टीरियाज रहते हैं और बैक्टीरियाज की मात्रा बहुत अच्छी रहती है उसमें। अच्छा, तो वो वाली मिट्टी डालते हैं। और दूसरा जो बरगद का पेड़ है, हुँ, उसके पेड़ के नीचे से भी 4 से 5 किलो मिट्टी डाल के ओके, इसको पूरी तरह से पैक करके 10 से 15 दिन के लिए हम इसको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो इसमें जो हम गुड़ वगैरह डालते हैं, गुड़ और जो बेसन का बताया है, तो वो इनके लिए एक फूड का काम करता है। जो गुड बैक्टीरियाज की जो हमको अमाउंट हुँ, बढ़ानी है, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है, तो ये जितना जैसे पुराना होता जाएगा इसमें उतनी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियाज जनरेट होते जाएंगे और ये उतना ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा। इसका अगर कम से कम हमको 10 से 15 दिन रखना ही रखना है। अगर हमें और ज़्यादा अच्छा करते जाना है तो इसको और टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी। ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी ज़्यादा सड़ती जाती है उतनी ओके। ज़्यादा बेहतर होती मतलब जाती है। 15 दिन के बाद भी अगर हम इसको और अच्छे से रखें, तो मतलब कब तक ये चल पाएगा, ये खराब नहीं ये होगा? खराब नहीं होता है मैम, अच्छा, ये तो आप बस निकालते जाओ, यूज़ करते जाओ, वापस इसमें डालते जाओ। ओके, आप इसमें वही चीज़ें वापस सेम रिपीट करते जाओगे तो ये चीज़ें चलती जाएगी और बनती जाएगी। इसके लिए आपको कोई ऐसा वापस डबल से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यही नेचुरल चीज़ों का खर्च भी बहुत कम है और इसको आप बाय ड्रिप और बाय स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं। अच्छा, तो तो ये आप कैसे देते हैं, स्प्रे के माध्यम से या ड्रिप के हम माध्यम से? ड्रिप के माध्यम से भी देते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी देते हैं। स्प्रे ओके, के माध्यम से जैसे कि हमारे हमको जो पौधे की इम्यूनिटी बाई स्प्रे ऐसा रहता है कि मैम उसको इनटेक नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट पौधे के ऊपर ही चला जाता है। तो बस डायरेक्ट ओके, पत्तियों पे गाय के सीधे पौधे को मतलब डायरेक्ट मिल जाता है और ऐसे में उसको इनटेक करना पड़ता है ज़मीन से अगर उसका बाई क्या ड्रिप देते हैं स्प्रेइंग तो। शेड्यूल रखते हैं? कितने दिनों के बीच में आप इसका स्प्रे करते रहते हैं? मैम इसका तो हम हर हफ्ते में एक स्प्रे हर हफ्ते में करते हैं, कि ओके, हर हफ्ते एक स्प्रे इसका देते ही देते हैं। अच्छा, तो उस चीज़ में हमको दूसरे स्प्रे में मतलब हमको एक टाइम ये मिल जाता है कि जैसे हर हमको इंसेक्टिसाइड वगैरह इनके स्प्रे हमको रिपीट जैसे 10 से 12 दिन में करना ही पड़ता है।
तो वो हमारे बढ़ के 16 दिन, 17 दिन, 20 ओके। दिन ऐसा भी चले जाता है कि जैसी ज़रूरत रहती है फिर उस हिसाब से हमको देना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें ये भी खुद को कंट्रोल करती है उन चीज़ों को। एक तरह से ये इंसेक्टिसाइड का भी थोड़ा काम करती है कि ये उन ओके। चीज़ों को भी कंट्रोल करती है। आपने जैसे बताया आप वर्मी वॉश भी यूज करते हैं, तो हाँ। किस प्रकार से आप वर्मी वॉश बनाते हैं? मैम वर्मी वॉश जैसा हमारा एक बार का अभी का प्रोडक्शन तो हो ओके। चुका है, अब हम सेकंड प्रोडक्शन वापस चालू करेंगे ओके। जो इन मटकों में ही बनाते हैं। इसमें अच्छा। हम पूरी तरह से ऊपर पानी रखते हैं और नीचे के मटके में हम सबसे नीची सतह पर मिट्टी रखते हैं, रेत जो होती है अच्छा। कि बालू रेत रखते हैं, उसके ऊपर हम गोबर डाल के और ऊपर वाले इसमें हम गोमूत्र डाल के इसको बस एकदम एकदम बारीक एक बूंद बूंद की तरह अच्छा, जब गिरता है फिल्ट्रेशन मतलब तो प्रोसेस होता फिल्ट्रेशन रहता जैसा है। एक बस ओके। उसमें एक एक बूंद गिरता गिरता जाता है और इसमें केचुए की मात्रा साथ में डालते हैं गोबर के ओके। साथ में। तो बस वही मैम उसमें से वो धीरे 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 करते करते और वो एकदम कम मात्रा में वो वर्मी वॉश बन के तैयार हो जाता है। कितने दिन में बनता है ये पूरा? मैम ये कम से कम 1 लीटर निकालने के लिए हमको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ओके। 1 लीटर निकालने के लिए मतलब इतनी स्लो प्रोसेस है कि वो इस तरह से तैयार होता है। ओके, तो अभी आप जैसे ये सब कुछ यूज करते हैं, हाँ। और अगर हम केमिकल में जाएं जैसे हाँ। डीएपी यूरिया, तो आपको क्या लगता है किस में लागत ज्यादा है, किस में ज्यादा किसान को पैसे खर्च करने पड़ेंगे? लागत में देखा जाए तो आमतौर पर उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा लागत है, उन चीज़ों का खर्च ज़्यादा है इनके मुकाबले। अगर हमारे पास घर का केमिकल का ज्यादा है, डीएपी केमिकल का यूरिया ज़्यादा है, अगर हम ये लेते हैं चीज़ें कोई महंगी चीज़ें नहीं है। गोबर कहीं से भी मिल जाता है, गोमूत्र आपको मिल जाएगा आसानी से, गुड़ और बेसन का कोई ऐसा खास खर्च नहीं होता है। तो अपने पेड़ के नीचे की मिट्टी लग रही है और बस पानी लग रहा है, बाकी वो चीज़ें तैयार अपने आप ही हो रही है। तो लागत वो पेस्टिसाइड्स में ज़्यादा ही है इनके मुकाबले ये चीज़ों का। और एक गुड बेनिफिशियल है पौधों के लिए, पौधों को मतलब जो चीज़ें प्रदान करनी है इनके साथ में इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी मात्रा रहती है, तो पौधों को अलग से कुछ ऐसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब कम खर्च में और घर पर ही आसान तरीके से आप ये मना सकते हैं। किसान भाइयों, आपको अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर जीवामृत की प्रोसेस पूरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। जैसे ही हमने वर्मी कंपोस्ट भी साथ में यूज़ करा अच्छा। है, इन चीज़ों को यूज़ करा। सबसे शुरुआत में हमने वर्मी कंपोस्ट को यूज़ करा था। ओके। तो वर्मी कंपोस्ट का ऐसा कि हमको बाहर से लेने की बजाय जब हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं, तो हमने एक ये सोचा कि यार ये चीज़ हम हमारे घर पे भी बना सकते हैं और हम खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं से लेने की बजाय खुद बना के तैयार कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हम वर्मी कंपोस्ट भी हमारे पास खुद ही बना रहे हैं और हमसे जो हमारे नए किसान जो हमारे आसपास नहीं डाल रहे थे, तो उन लोगों ने भी हमसे ये चीज़ लेके देखी है और यूज़ करी है अपने अपने खेतों में, तो उन सबको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है। ओके। तो एक ये हमारे लिए मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह भी ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है और लोग हमसे ले भी रहे हैं। और जो इतने लोग लेते जा रहे हैं उतने ज़्यादा हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि उन खुद को भी आपके खेत में उनको रिजल्ट दिख रहा है तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, हमें भी हमारे खेत में यूज़ करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि हमने खुद ने यूज़ करा, हमने उनको बताया, उन्होंने ओके। यूज़ भी करा। अब उन्होंने यूज़ करा है तो वो खुद तो हमसे ले ही ले रहे हैं, पर उनसे जो और उनसे जुड़े हुए किसान हैं जो उनसे राय लेते हैं कि उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो खुद भी ये चीज़ों का हम उनको ये करते एडवाइस देते हैं कि आप ये चीज़ों को भी अपने खेत में यूज़ करो, जिनके इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कि इनका बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों को डालने का। तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो क्या ऐसा है कि अगर जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो हमें स्प्रे करना पड़ रहा है उसका कम स्प्रे करना पड़ रहा है, यानी हमारी लागत कम हो रही है इन चीज़ों का सब उपयोग करने के बाद? मैम ऑर्गेनिक यूज़ करने से, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मैम ये तो है कि हाँ, एक हमारे लिए वो चीज़ों की लागत कम होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैम पौधे को शुरुआत से अगर मिल जाती है, पौधे को शुरुआत से अगर हम तंदुरुस्त रखते हैं, तो जितना ज़्यादा तंदुरुस्त पौधा रहेगा हमारा, उतनी ज़्यादा उस पर बीमारियों का असर कम होगा। और जितना कमज़ोर हमारा पौधा रहेगा, उतने पौधे को हमको उसको मतलब शुरुआत से अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करके उसको अगर मजबूत बनाते हैं तो उस पर बीमारियां कम आएगी, बजाय उसको बड़ा करने के बाद उसको ये चीज़ें दें और फिर उसको बिल्कुल, उसका मजबूत प्रभाव बनाएं, कम रहेगा, तो मतलब प्रभाव आपका कम कहने का रहेगा। मतलब। इसको अगर शुरुआत से यूज़ करते हैं और एक बच्चा जैसे अगर शुरुआत से बचपन से ही अगर वो अच्छा तंदुरुस्त है, तो उसे आगे जाके उसकी लाइफ में उसको समस्याएं कम आती है। तो उसी तरीके से पौधा है, अगर हम उसको शुरू से ही अच्छे से केयर करेंगे तो जो भी उसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, थ्रिप्स का, अटैक का, कोई भी पेस्ट वगैरह का, तो उससे कम उसके होगा। खुद की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है शुरुआत से ही, तो वो इन चीज़ों से खुद भी लड़ने की क्षमता उसमें अच्छी रहती है। तो
जितना ज़्यादा पौधा तंदुरुस्त रहेगा उतनी ज़्यादा हमको इन पेस्ट वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह, इन सब चीज़ों की, फंगीसाइड वगैरह, इन चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ेगी। ओके। अभी हम जैसे देख रहे हैं मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हम पास के क्षेत्र में ही देख रहे हैं, जैसे अगर हम महेश्वर या खरगोन ज़िले की बात करें, वहाँ पे किसान सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन अब ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे आ गए हैं। और ट्रेडिशनल क्रॉप पर आने के, जैसे ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे मक्का या सोयाबीन, और उन फसल पर आ गए हैं, लेकिन उन फसलों के बावजूद आने पर भी उनका उत्पादन नहीं मिल रहा है, यानी उनकी मिट्टी बहुत ही उर्वरकता क्षमता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो आपका क्या क्या आपका सुझाव है? क्या आप बता सकते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती यूज़ करते हैं तो क्या मिट्टी की उर्वरकता क्षमता हम सही कर सकते हैं? मैम ये बहुत सही चीज़ है कि ज़मीन की उर्वरकता सुधारने के लिए ज़मीन की जो कंडीशन है आज की, कि जो ज़मीन है ये यूरिया और डीएपी से जो ज़मीन है बहुत एकदम हार्ड हो गई है, जो हार्ड सॉइल हो गई है, जिसमें अब नहीं मिल पाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। और अगर उस चीज़ को सुधारना है तो जो हम ये डीएपी यूरिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हमको एकदम मतलब लो से लो ले जाना पड़ेगा, बजाय इसको बढ़ाने की बजाय इसको हम जितना बढ़ाते जाएंगे ज़मीन की इंटेक और बढ़ती जाएगी। कि ज़मीन को अगर आज एक लग रही है, आप और बढ़ा के दोगे तो वो चीज़ें उसको और बढ़ती बढ़ती लगती जाएंगी और इससे लागत भी बढ़ेगी। बजाय उसके अगर ज़मीन को सुधारेंगे, हम हमारी ज़मीन को सुधारने पे ध्यान देते हैं, तो हमको ये जो हम केमिकल वाले ये जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं ये हमको कम यूज़ करने पड़ेंगे। और ज़मीन को सुधारने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम हमारे खेत में ऑर्गेनिक गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और फसलों में जैसे ही आप एक बार में नहीं होगा, पर अगर कंटिन्यू 2 से 3 साल तक आप यूज़ करते हैं, कि 2 साल 3 साल आपने यूज़ करा, तो आपको खुद को वो ज़मीन में आपको दिखने लगेगा आपकी कि जो हार्ड सॉइल थी वो कैसे अब भुरभुरी होने लगी और उसकी गुणवत्ता किस तरह से सुधारने लगी है। तो बिल्कुल, अगर और हम ज़मीन, ऑर्गेनिक धीरे-धीरे यूज़ करते जाएँगे तो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता, उसकी गुणवत्ता सही होती जाएगी। हाँ, और मैम दूसरा ऐसा है कि जैसे जैसे मिट्टी भुरभुरी होती जाती है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। ज़मीन में जितनी हार्ड रहती है वो वाटर होल्ड नहीं करती है, वो वाटर उसके ऊपर भी रहता है तो वो पकड़ के नहीं रखती है वाटर, या तो उससे बह जाएगा उसमें, मतलब कि वो नहीं रह पाता है। और जैसे ही अगर ज़मीन जितनी भुरभुरी है तो मैम उसमें क्या है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसमें स्टोर रहेगा, जो पौधों को हमको समय समय पर बहुत ज़्यादा पानी के लिए उसको ये नहीं करना पड़ेगा, इरिगेट नहीं करना पड़ेगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है इससे ज़मीन की। ओके, तो इसका इतना बड़ा फ़ायदा है अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं। और हम अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि हम खेती उस पर्टिकुलर ज़मीन पे ज़्यादा समय तक कर सकें। हाँ मैम, अगर इनका यूज़ करते हैं तो कर पाएंगे, पर अगर यही हम डीएपी यूरिया कंटिन्यू अगर करते गए हैं तो आने वाले कुछ सालों में हमको खुद दिख जाएगा कि हमारी ज़मीनें पूरी तरह से लगभग बंजर की तरह हो जाएगी, कि जिन पे मतलब कि खेती करने के लिए लागतें बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हम आज इनका यूज़ नहीं करेंगे तो हमें आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है इन चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल। हम किस प्रकार से करेले की खेती कर सकते हैं अगर हमें सेमी ऑर्गेनिक वे में करना है तो? सबसे शुरुआत में हम करेले की खेती करने के लिए सबसे पहले तो हमें बेड प्रिपरेशन करके हमारी ज़मीन में बेसल डोज अच्छी मात्रा में डालना पड़ेगा। ओके। जो अगर हम सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, सेमी ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो हमको डीएपी यूरिया की मात्रा घटा करके ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बेड में डाल के तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको पौधे की बीज लगा ग्रोथ के वगैरह पौधे पे। को ग्रो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बेसल डोज से स्टार्ट करना है। बेसल डोज में हम क्या-क्या दे सकते हैं करेले की खेती में? बेसल डोज में मैम सबसे पहले तो हम वर्मी कंपोस्ट देंगे। वर्मी कंपोस्ट के साथ में हम इसमें तो डीएपी की मात्रा रखेंगे, यूरिया की मात्रा नहीं रखेंगे। डीएपी या इक्को की मात्रा रख सकते हैं। ओके। और साथ में हम इसमें जो हमारे पास माइकोराजा होता है तो माइकोराजा हम साथ में मिला के देते हैं इसमें। ओके। और जो वर्मी कंपोस्ट रहता है हमारा उसमें, तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास साथ में मिला के इसमें डालते हैं, कि वो एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करते हैं पौधे को शुरुआत से। तो वो चीज़ें हम साथ में मिला के इसमें देते हैं, कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और इक्को या डीएपी की मात्रा देते ओके, हैं इसके साथ बाद में। बेसल डोज के बाद हम लोग क्या करते हैं अगर फर्स्ट स्प्रे लेना है तो? फर्स्ट स्प्रे में तो मैम हम थोड़ा इसको मतलब पौधे की ज़रूरत के हिसाब से सबसे शुरुआत में मतलब इस शुरू की इसमें अवस्था में हम इसको बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हार्ड स्प्रे नहीं करते हैं, कि एकदम अगर पौधे को ज़रूरत है तो ही हम केमिकल की तरफ जाते हैं, वरना हम शुरुआत का स्प्रे तो हमारा वर्मी वॉश का और इससे ही शुरू करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम करेले की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वायरस या जो भी सबसे मेजर अटैक आपको पता है वायरस का आता है वायरस का करेले होता पे, है। तो उसको हम किस प्रकार से बचा जा सकता है? और अगर हम ऑर्गेनिक जा रहे हैं तो क्या इस पे वायरस का कुछ कम प्रभाव पड़ता है करेले पर?
मैम सब्जियों में वायरस को रोकने के लिए तो आपको इंसेक्टिसाइड्स का और केमिकल का यूज़ करना ही करना पड़ेगा कि इस हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने के लिए हमको शुरुआत से ही पौधे में बीमारियों से बचाकर और जो इंसेक्ट्स होते हैं कि थ्रिप्स वगैरह होती है तो सबसे ज़्यादा मतलब वायरस का एक जो मेन ये है जिसके कारण वायरस आता है वो Carrier, थ्रिप्स है राइट। कि वो थ्रिप्स उसको बनाता है और उसको जो पास करने वाले हैं वो अपने जो ये है कि इंसेक्ट से वाइट फ्लाई और ग्रीन फ्लाई वगैरह है ये वो उसको सारे ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमीटर राइट। है उसके। तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्प्रे तो करने ही पड़ते हैं कि उसके लिए हमको इंसेक्ट्स का कंट्रोल रखने के ओके। लिए इनका यूज़ करना ही पड़ता है तो केमिकल्स अगर का। हम ऑर्गेनिक से जा रहे हैं, सेमी ऑर्गेनिक प्रकार से जा रहे हैं, तो इसमें लागत का मतलब जो लागत तो है अपनी, लागत तो हो ही रही है, लेकिन उससे उपज में क्या है? उपज में कुछ हमें अंतर दिख रहा है? उपज में मैम अंतर मतलब उपज में अंतर तो हमें मिल रहा है कि हमने जहाँ पे जो केमिकल्स के हमारे पूरे हमारे आसपास के लोगों ने बहुत सारों ने केमिकल्स का यूज़ करा है। ओके। तो केमिकल्स के प्लांट उनको जो पूरा यूज़ है तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा केवल 8 से 9 हार्वेस्टिंग ली है अभी के ये वाले सीज़न में कि 8 से 9 हार्वेस्टिंग के बाद लगभग उनका प्लांट पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है कि उन्होंने बस वो नहीं हो पाया। बाकी ये जो हमारा प्लांट है इसमें हमने ऑर्गेनिक साथ में सेमी ऑर्गेनिक करा है तो इसमें हमने अभी तक 13 हार्वेस्टिंग ले ली है और साथ में अभी हमारा ऐसा अनुमानित अंदाजन है कि हम इसमें 4 से 5 हार्वेस्टिंग अभी और लेंगे इसमें। तो जैसे इस तरह से किसान हमारा भाई सिर्फ प्रोडक्शन चार तो बड़ा ही बड़ा है इसमें कि ऑर्गेनिक ओके। यूज़ करने से हमारी फसल जितनी अच्छी तंदुरुस्त है उतना ज़्यादा हमको उससे रिजल्ट मिल रहा है। ये एक बहुत ही मतलब आंखें चौंकाने वाला फैक्ट है, क्योंकि किसान भाई सिर्फ आजकल 5 से 6 तुड़ाई में ही उनका काम हो जाता है। करेले में बहुत कम तुड़ाई हो रही है। ये तो 10 साल हाँ पहले वाली बात हो गई कि आप 13 से ज़्यादा तुड़ाई ले रहे हैं तो हाँ इसमें। मैम ये तो है कि मतलब यही चीज़ देख के तो हम भी उस चीज़ को एडोप्ट करते जा रहे हैं और उससे इन चीज़ों का यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं कि दूसरी चीज़ों का यूज़ कम करके इन चीज़ों को हम और ज़्यादा बिल्कुल। इस्तेमाल तो कर रहे हैं। अगर किसान भाइयों को ऑर्गेनिक की तरफ जाना है, सेमी ऑर्गेनिक खेती करना है, तो आपका क्या सुझाव रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए? मैम सेमी ऑर्गेनिक की तरफ तो मैम बढ़ना ही बढ़ना चाहिए किसानों को कि अगर आगे जाके अगर देखना है ग्रोथ देखना है और अगर अच्छा अपनी फसलों को अगर तंदुरुस्त रखना है। सबसे ज़्यादा किसान क्या करता है कि इतना खर्च करने के बाद भी अगर उसकी फसल तंदुरुस्त नहीं है तो उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जो उसको चाहिए। तो बिल्कुल। अगर सबसे पहले हमारी अगर हम फसलों को अगर अच्छा तंदुरुस्त रखेंगे तो हमको प्रोडक्शन भी मिलेगा और जो हमको जो चाहिए कि जितना हमको प्रोडक्शन चाहिए वो सारी चीज़ें हमको मिलेगी। तो हमको पूरी तरह से केमिकल यूज़ करने की बजाय थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ के सेमी केमिकल की तरफ जाना पड़ेगा कि सेमी ऑर्गेनिक करना ही करना चाहिए। तो इससे हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लागत भी घटेगी और फ़ायदा ही होगा इससे। ओके। अब जैसे ऑर्गेनिक खेती में मेहनत बहुत लगती है, हार्ड वर्क बहुत है, हम्म। ध्यान बहुत रखना पड़ता है फसल को। तो क्या इसका हम जो भी प्रोडक्शन लेते हैं, हमें उसका मार्केट में सही दाम मिलता है? मैम ये तो मिलता है हमको कि लागत तो जैसे आपने बताया कि मेहनत ज़्यादा है तो मेहनत ऐसा है कि इंसेक्टिसाइड को हमको एक ज़्यादा मतलब कम समय में हमको स्प्रे करना पड़ता है कि जो चीज़ों का हम अगर स्प्रे कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि जो हमारा जीवामृत है तो उसको हमको एक कम समय पे भी स्प्रे देना पड़ता है। ऐसे इंसेक्टिसाइड को 12 से 15 दिन पे हम रिपीट करते हैं, इसको हम हर 7 दिन में ही रिपीट करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है इसमें। पर हाँ जैसी हमारी फसलों की क्वालिटी अच्छी है तो जैसे कि हमारे एक किसान हैं उन्होंने हमसे जुड़ के इन चीज़ों का यूज़ करा है और उनके जो प्रोडक्ट्स है तो वो डायरेक्ट उनके बिग बास्केट और इनमें जा रहे हैं कि उनके ओके। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उनकी डिमांड भी अच्छी है। तो इस चीज़ से उनको जो मार्केट रेट्स है मार्केट रेट से इनको भाव भी मतलब पैसों की उनकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है और उनको जो भाव मिल रहा है उनकी अब फसलों का डायरेक्ट वो भी ज़्यादा मिल वो रहा है। डायरेक्ट वेंडर से जुड़ रहे हैं, उनको मंडी में भी नहीं जाना मंडी पड़ में रहा, भी तो नहीं भाव जाना के पड़ लिए रहा भी है तो लड़ने के भाव लिए के लिए भी कंपटीशन नहीं नहीं है लड़ना उनका। पड़ रहा है। तो ये अगर हम किसान ऑर्गेनिक खेती जाता है तो सिर्फ एक फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं किसान भाइयों। और अगर हमें खेती को आगे बढ़ाना है, हमारे पीढ़ियों तक पहुंचाना है, तो ऑर्गेनिक खेती करना बहुत ही ज़रूरी है। आज आपके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, ऑर्गेनिक खेती हम किस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।